कुल विषयक चिंतन के इस सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। अभी केसरी जी ने कहा ही है कि हमें आज समुदायगत विकास की बात करना है। गुरुकुल से संबंधित होकर हम इस विषय की बात करेंगे, क्योंकि हमें गुरुकुल में ही समुदाय में रहना कैसे ये सिखाना है। इसके लिए कौन से विषय आवश्यक हैं यह भी सिखाना है। इन विषयों का स्वरूप क्या रहेगा, इन विषयों के मूल सिद्धांत क्या रहेंगे, इन विषयों से संबंधित जानकारी क्या रहेगी और इन विषयों से संबंधित व्यवस्था क्या रहेगी, ये सारी बातें गुरुकुल के शिक्षा क्रम में आनी चाहिए। ये हमारा मूलभूत विषय है। तो समुदाय का विचार करते हैं तब एक कुटुंब इकाई के रूप में अन्य कुटुंबों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, अन्य व्यवस्थाएं जो कुटुंब से बाहर हमारी व्यवस्थाएं होती है उनमें कैसा व्यवहार करेगा, उनको कैसे देखेगा, इसका विचार करना चाहिए। अब भारतीय समाज की जो व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने की है उनमें करने के लिए हमें 3 पुरुषार्थों की बात बताई गई है। पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में तो हम जानते ही हैं, इनकी चर्चा हमने पहले भी की हुई है। पुरुषार्थ चतुष्टय के 2 भाग होते हैं, एक में त्रिवर्ग पुरुषार्थ है, दूसरा अपवर्ग है। त्रिवर्ग में धर्म अर्थ काम इनकी बात आती है। धर्म के अविरोधी अर्थ और काम होने चाहिए, ये भी व्यवस्था हमारे ऋषियों ने दी है। ये संपूर्ण समाज जीवन के लिए बंधन करता है कि हमारे हर एक व्यक्ति को इन 3 पुरुषार्थों को अवगत करना चाहिए। इसके लिए शिक्षा में ही धर्म अर्थ काम और इन तीनों का समन्वय सामंजस्य ये सिखाने की बात है। जिस प्रकार से हमारी समाज व्यवस्था उन आधारों पर बनी है, उसी प्रकार से हमारी शिक्षा की रचना भी उन आधारों पर ही होनी चाहिए। ये तो बहुत स्वाभाविक है। जैसा समाज हमको चाहिए वैसे ही एक एक कुटुंब उसके सदस्य बने, इस प्रकार की शिक्षा हमें देनी चाहिए। अब इन 3 पुरुषार्थों में यदि कुटुंब से बाहर देखें तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था है। अब ये बात स्मरण में रखनी चाहिए कि पारंपरिक समाज व्यवस्था में अर्थव्यवस्था कुटुंबगत ही होती थी। हर कुटुंब का अपना व्यवसाय है। ये तो एक बात हुई। ये अर्थार्जन के लिए कुटुंब के हर सदस्य को अपना अपना कौटुंबिक व्यवसाय सीखना चाहिए, ये बात तो है। परंतु कुटुंब अकेला एक व्यवसाय करता है और दूसरा कुटुंब दूसरा व्यवसाय करता है, ऐसा नहीं होता। समुदाय में केवल एक ही कुटुंब कृषक नहीं होता, अनेक कुटुंब कृषक होते हैं। एक ही कुटुंब राजकीय सेवा में नहीं होता, अनेक कुटुंब होते हैं। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न अर्थार्जन के व्यवसाय करने वाले अनेक कुटुंब होते हैं। तो उन कुटुंबों का एक वर्ग बनता है जो व्यवसाय के आधार पर निर्धारित होता है। तो इसका अर्थ है कि ये समुदाय जो है वो एक ही व्यवसाय, किसका, अर्थार्जन का एक ही व्यवसाय करने वाले अनेक कुटुंबों का समूह है। और ऐसे विभिन्न व्यवसाय करने वाले समूहों का एक साथ रहना, परस्पर सामंजस्य से रहना, इससे ये समुदायगत व्यवस्था बनती है। अब आप देखिए कि इनके व्यावहारिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं। हमारा ग्राम रचना शास्त्र
ऐसा एक विलेज प्लानिंग या टाउन प्लानिंग इसका एक विषय है। नगर रचना शास्त्र, तो नगर में सारे वर्ग माने कुटुंबों के समुदाय, एक व्यवसाय करने वाले कुटुंबों के व्यवसाय समुदाय कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कौन कहाँ रहेगा, इसको ही नगर रचना शास्त्र और ग्राम रचना शास्त्र का आधार बनाया है कि रहना कैसे। कितनी छोटी बात है ग्राम रचना, नगर रचना, ये कितनी छोटी बात है, तो भी उसके लिए बहुत विचार किया गया कि कैसे कैसे होंगे। उदाहरण के लिए ग्राम के या छोटे नगर के केंद्र में मंदिर होगा, मंदिर और अनेक लोगों के मकान होंगे, भवन होंगे। तो मंदिर से ऊंचा किसी का भी भवन नहीं हो सकता। ये ग्राम रचना और नगर रचना का नियम था। ग्राम का मंदिर किसका होगा? केंद्रवर्ती विषय विश्वकर्मा का मंदिर होगा, क्योंकि ग्राम तो उद्योग केंद्री है, ग्राम में ही सारे उद्योग चलते हैं, तो विश्वकर्मा का मंदिर होगा। विश्वकर्मा का मंदिर, विश्वकर्मा के हाथ में जो आयुध होंगे, शस्त्रास्त्र होंगे, वो ग्राम के सभी व्यवसायों के लिए जो उपयोग में लाए जाते हैं ऐसे औजार होंगे। और विश्वकर्मा की पूजा ग्रामों में जो उत्पादन होता है उन उत्पादनों से होगी। और उत्सव भी उनके आसपास, माने व्यवसायों में जब लोगों को या तो जैसे फसल आती है या तो जैसे सर्व प्रकार के उद्योगों में से विराम का समय है, उनको ध्यान में रखकर उत्सवों की भी रचना होगी और उत्सव भी वैसे ही मनाए जाएंगे। क्या क्या अर्थ क्या है कि संपूर्ण ग्राम की रचना जब करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो केंद्र में मंदिर, मंदिर का वास्तु सबसे ऊंचा, उससे ऊंचा और किसी का भी मकान नहीं। अगर किसी को अपना मकान ऊंचा बनाना है तो पहले मंदिर को ऊंचा बनाओ। ये क्या है? समुदायगत जीवन की व्यवस्था। ये तो मैंने बहुत छोटा उदाहरण बताया, परंतु गोपालन का व्यवसाय करने वाले नगर में कहाँ रहेंगे, ग्राम में कहाँ रहेंगे, या कृषि का व्यवसाय करने वालों के घर कहाँ होंगे, मोची का व्यवसाय करने वाले कहाँ रहेंगे? तो सारे मोची एक साथ रहेंगे, सारे बुनकर एक साथ रहेंगे। ये बुनकरों का मोहल्ला है, ये किसानों का मोहल्ला है, ब्राह्मणों का मोहल्ला है, ये व्यापारियों का मोहल्ला है। ऐसे ऐसे कॉलोनीज बनती थी। अब इसमें हमें आश्चर्य नहीं लगना चाहिए। आज भी हम महानगरों में भी देखते हैं तो कहीं पत्रकार कॉलोनी होती है, कहाँ प्रोफेसर्स कॉलोनी होती है, कहाँ बैंकर्स कॉलोनी होती है। बैंक अपने कर्मचारियों के लिए जब हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है तो सारे कर्मचारी एक ही स्थान पर रहते ही हैं। डॉक्टर्स कॉलोनी होती है। ऐसे एक व्यवसाय करने वाले विभिन्न सारे कुटुंब एक साथ रहते हैं, उससे टाउन प्लानिंग और विलेज प्लानिंग होती है। आज महानगरों में ये व्यवस्था तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गई। जिसको जहाँ रहना है वो रहेगा। वहां आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं होता था। पहला के जो प्लानिंग था व्यवसाय के आधार पर होता था, आज आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है। और ऐसी कॉलोनी होंगी जिसमें 3 BHK होगा, 4 BHK होगा, डुप्लेक्स होंगे, बंगलोज होंगे। ऐसे आर्थिक रचना होती है, अर्थ के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर नहीं। तो ये बदल नहीं हो सकता, ऐसा कहने की बात नहीं है, परंतु जब समुदायगत निवास की व्यवस्था करनी है तो इस प्रकार से करना चाहिए। ऐसी हमारे पूर्वजों की बुद्धि थी। अब ऐसी क्यों? अब समझो
ब्राह्मण ब्राह्मण पूजा पाठ करने, पौरोहित्य करने वाले, भोजन बनाने वाले, वैदिक गुरुकुल चलाने वाले, या वैद्यकीय ज्योतिष का व्यवसाय करने वाले, ऐसे रहते हैं। उनके बगल में मोची भी रहते हैं, उनके बगल में बुनकर भी रहते हैं। तो क्या होगा? सबके आचार विचार, व्यवसाय की दिनचर्या, जीवन यापन पद्धति, परिसर सब अलग अलग होगा। सबके आचार अलग है, सबके संस्कार अलग है, सबकी भाषा अलग है, सबकी दिनचर्या अलग है। तो फिर एक साथ रहेंगे तो सबको असुविधा होगी। तो ये सुविधा, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे व्यवसाय के अनुरूप नगर रचना, ग्राम रचना, ये समुदायगत विकास का एक शिक्षा क्रम का एक हिस्सा है। दूसरा है व्यवसाय के प्रति दृष्टि और व्यवसाय की आवश्यकता, महत्व। तो आज के भी संदर्भ में देखें तो हर छात्र को बचपन से ही अर्थकरी शिक्षा प्राप्त होनी ही चाहिए। पैसा कमाना ये जीवन की मूलगत आवश्यकता है। तो पैसा कमाना सिखाना, हमारे विद्यालयों में पैसा कमाना तो सिखाया ही नहीं जाता है। हाँ, कुछ व्यावसायिक कोर्सेज होते जरूर हैं, परंतु उससे उसकी आर्थिक सुरक्षा नहीं की जाती, सिक्योरिटी नहीं है। भाई तुम इंजीनियरिंग का पढ़ रहे हो, हमारा काम है तुमको पढ़ाना, बाद में तुमको नौकरी मिलेगी कि नहीं, व्यवसाय तुम्हारा होगा कि नहीं, ये गारंटी विद्यालय तो नहीं देगा। तो फिर शिक्षा और अर्थार्जन, इन दोनों का तो कोई संबंध ही नहीं रहा। तो फिर इतना इनसिक्योर रहना पड़े किसी को, तो वह शिक्षा भी कैसे ग्रहण करेगा और व्यवसाय की तैयारी भी कैसे करेगा? तो ये जो दोनों व्यवस्थाओं में, एक शिक्षा की व्यवस्था और एक अर्थार्जन की व्यवस्था, दोनों में इस प्रकार से यदि विसंगतता है, अनिश्चितता है, तो किसी भी व्यक्ति का मानसिक संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक एकाग्रता, मानसिक स्थिरता कैसे विकसित होगी? ये तो बहुत सामान्य बात है ना, सामान्य समझ की बात है। तो फिर अर्थार्जन कैसे करना, इसकी व्यवस्था समाज में करनी ही होगी। फिर अर्थार्जन करना तो कितने कितने मार्गों से कुटुंब अर्थार्जन कर सकते हैं, इसका भी विचार करना चाहिए। जो भी है वो कहेगा कि हम तो केवल नौकरी ही करेंगे, हमारा उत्पादन में नहीं जाएंगे। तो क्या होगा? उत्पादन तो आधारभूत चीज है, और अधिकांश लोग कहेंगे कि हम तो उत्पादन नहीं करेंगे। तो कुटुंब भी विस्थापित हो जाएगा, कुटुंब भी अनवस्थ हो जाएगा, समाज में भी अनिश्चितता हो जाएगी, और अर्थार्जन के व्यवसाय की ही अनिश्चितता होगी। तो सारी समस्याएं निर्माण होंगी उसमें से। तो फिर कुटुंब का व्यवसाय सिखाने की व्यवस्था या तो कुटुंब में होनी चाहिए या तो समाज में होनी चाहिए। कुटुंब का व्यवसाय यदि निश्चित है तो कुटुंब के सदस्य का व्यवसाय भी निश्चित होना चाहिए, और कुटुंबों को मिलकर, एक ही व्यवसाय करने वाले कुटुंबों को मिलकर उस व्यवसाय की शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। देखो, हम समाज रचना का यदि मकान और शिक्षा और इन सब का सामंजस्य बिठाकर विचार करेंगे तो हमारा टाउन प्लानिंग, व्यवसायों का प्लानिंग बहुत अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज ये विचार हम प्रथम बार कर रहे हैं। अगर हमारा समाज व्यवस्था का इतिहास हम देखेंगे तो उसमें ये नगर रचना शास्त्र और ग्राम रचना शास्त्र पहले से है ही। व्यवसायों की रचना कैसे होगी ये भी है। तो कुटुंबों को अपना व्यवसाय छोड़ना नहीं चाहिए। अर्थकरी शिक्षा की दृष्टि से उत्पादन का केंद्र जो ग्राम है उसको एक यूनिट मानकर
मैंने हम पहले ही बताया ना कि कुटुंब एक यूनिट है संबंध को लेकर, ग्राम एक यूनिट है अर्थकरी शिक्षा को लेकर, अथवा अर्थार्जन अर्थ का उत्पादन करने वाले मटेरियल चीज वस्तुओं के उत्पादन केंद्रों को लेकर ग्राम एक यूनिट है। इसलिए जीवन निर्वाह के लिए जो जो भी आवश्यक बातें हैं, वे सारी बातें भिन्न भिन्न व्यवसायों के रूप में एक ग्राम में होनी चाहिए। फिर कुटुंबों में ये कुटुंबों का वर्गीकरण इस रूप में होना चाहिए कि कृषि कितने कुटुंब करेंगे, बुनकरी कितने लोग करेंगे, व्यापार कितने लोग करेंगे, शिक्षा का काम कितने लोग करेंगे, दर्जी कितने होंगे, जितने भी व्यवसाय हैं, दुकानदारी कैसे करेंगे, तो जितने भी व्यवसाय हैं उन व्यवसायों को करने वाले कुटुंबों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य कैसे होगा, इसका भी विचार समुदायगत व्यवस्था में किया गया था। आज ये हमें बहुत ही अजनबी विचार लगता है, अस्वाभाविक, अव्यावहारिक ऐसा विचार लगता है। अरे इसमें स्वतंत्रता कहाँ रही? किसी को खेती माने खेती ही करनी चाहिए क्या? किसी को शिक्षक की पेशा माने शिक्षक की पेशा ही करना चाहिए क्या? शिक्षक का बेटा इंडस्ट्री में नहीं जाएगा क्या? उत्पादन नहीं करने लगेगा क्या? वो राजकीय नौकरी में नहीं जाएगा क्या? क्लर्क नहीं बनेगा क्या? तो ऐसे ऐसे आज तो इतने ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं स्वतंत्रता के नाम पर, स्वाभाविकता के नाम पर, व्यावहारिक के नाम पर, रुचि के नाम पर। वो बात ठीक है, एक बार ये मंथन होना ही चाहिए। आज हम 100, 200, 300, 400 वर्ष पूर्व की हमारी ये जो अर्थार्जन को लेकर ग्रामों की, नगरों की व्यवस्थाएं थी, और जिसके कारण से सुख संपन्नता बहुत अधिक थी, किसी को भी अर्थार्जन के लिए विवश नहीं होना पड़ता था, दरिद्र नहीं रहना पड़ता था, बेरोजगार नहीं रहना पड़ता था, सब उद्यमी थे और सब अर्थार्जन के मामले में सुरक्षित थे। आज इसका विस्मरण हो गया है, और इतना विस्मरण कि आज की व्यवस्था जो इतनी घालमेल वाली हो गई है, इतनी असुरक्षितता को जन्म देने वाली हो गई है, इतनी अनिश्चित हो गई है, उसमें हमें समझ में ही नहीं आता कि इसमें से व्यवस्था कैसे बनेगी। हमारा काम माने शिक्षा का काम इस जिसको कहेंगे विशृंखल समाज व्यवस्था को व्यवस्थित करना है, उसको ये विचार करना होगा। इसके दो आयाम होंगे कि हमारी पारंपरिक नगर की और ग्राम की कुटुंब से बाहर व्यवस्था कैसे थी, व्यवसाय की, निवास की, शिक्षा की, शासन प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं कैसी थी, इसका अध्ययन हमको करना चाहिए। तो ये अध्ययन करना कि हमारी व्यवस्थाएं पारंपरिक पद्धति से कैसी थी, एक। दूसरा, आज कैसी हैं। आज तो व्यवस्था के नाम पर सारी अव्यवस्था ही है, अनिश्चितता ही है, ये जानना, इसका विश्लेषण करना, और फिर वो पारंपरिक व्यवस्थाओं में से क्या क्या आज लागू करने लायक हैं, कैसे हम ये परिवर्तन करेंगे। ये तीसरा मुद्दा, ये हमारी शिक्षा में समुदायगत विकास का एक आयाम होना चाहिए कि हम साथ में रहें कैसे, भौतिक से लेकर आध्यात्मिक तक का जीवन हमारा समुदाय में कैसे बटे, समुदाय में कैसे वर्गीकृत हो। अब पारंपरिक पद्धति से इन सब को वर्ण और जाति व्यवस्था कहा गया,
और उसको लेकर व्यवसाय निर्धारित हुए, अथवा व्यवसाय को लेकर जाति शब्द अस्तित्व में आया। आज जो हमने दैशिक शास्त्र में देखा था कि इसको जाति नहीं कहा गया, दैशिक शास्त्र में व्यवसाय के आधार पर जो समूह बनते हैं उनको उपवर्ण कहा गया है, और जो मुख्य हैं वे वर्ण हैं। आज वर्ण व्यवस्था कैसी होगी? हम वर्ण कैसे तय होते थे? एक बहुत बहुत प्रचलित, बहुत सर्वस्वीकृत ऐसा सिद्धांत है, गुण कर्म विभागशः। ये गुण कर्म की व्याख्या क्या है, ये भी समझना चाहिए। फिर वर्ण जन्मजात होते हैं, प्रकृति से बनते हैं, व्यवसाय से बनते हैं, रुचि से बनते हैं, प्रवृत्ति से बनते हैं, कैसे बनते हैं? हाँ, इसका भी तो विश्लेषण करना चाहिए। आज क्या होता है, सब लोग वर्ण और जाति इन दो संज्ञाओं को लेकर इतने डरे हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं और इतने पूर्वाग्रहों से ग्रसित है कि इसकी बौद्धिक चर्चा ही नहीं होती, इसको इसका विश्लेषण ही नहीं किया जाता, अच्छे से अध्ययन भी नहीं होता। तो ये करना चाहिए। वर्ण और जाति ये दो शब्द छोड़ दो, तो व्यवसाय और प्रवृत्ति ये तो करो कि कैसे कुटुंब का जीवन यापन कैसे होगा, कुटुंब के सदस्य व्यक्तियों का जीवन यापन कैसे होगा, व्यवस्था कैसे बनेगी। तो जाति छोड़ दो और दूसरा शब्द करो, वर्ण छोड़ दो और दूसरा शब्द करो, शब्द प्रयोग करो। इसमें तो कोई हमें बंधन बाध्यता निर्माण नहीं करता, ये स्वतंत्र है। हम अपनी समाज व्यवस्था कैसे होगी इसका विचार सर्वकाल में उस काल के लोगों ने ही करना चाहिए। इसलिए आज के विद्वानों ने, आज के शिक्षा शास्त्रियों ने, आज के समाज शास्त्रियों ने हमारा समुदायगत व्यवस्था तंत्र कैसे होगा इसका विचार तो करना ही चाहिए। तो उसके आधार क्या है? एक है अर्थार्जन का व्यवसाय। तो व्यवसाय के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, ये उस व्यवसाय की शिक्षा का पहला मुद्दा बनेगा। पहला, उससे भी पहला क्या है, सबको अर्थार्जन करना आना ही चाहिए। अर्थकरी शिक्षा, अर्थार्जन करने वाली शिक्षा होनी ही चाहिए। फिर अर्थकरी शिक्षा, अर्थार्जन कैसे होगा, किसका कौन सा व्यवसाय होगा, किसकी निश्चिति भी होनी चाहिए। ये मनोविज्ञान का विषय भी है, संस्कृति का विषय भी है और परंपरा का विषय भी है। सबका आधार लेकर व्यक्तियों का अर्थार्जन का व्यवसाय निश्चित करना, ये अर्थकरी शिक्षा का दूसरा आयाम है। अपने व्यवसाय को कैसे देखना, व्यवसाय की कुशलता कैसे विकसित होना, व्यवसाय के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता कैसे मन में बैठना, बुद्धि में बैठना, इसकी भी शिक्षा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हम कुटुंब के क्षेत्र में और कुटुंब के जो संबंध हैं उसके विषय में इतना तो निश्चित मानते हैं ना कि जन्म से जो भाई है वो आजीवन भाई ही रहता है, बहन है तो आजीवन बहन ही रहती है, आजीवन माता पुत्र ही रहते हैं, आजीवन पिता पुत्र ही रहते हैं, आजीवन पति पत्नी ही रहते हैं। इसका क्या हुआ? पहले तो ऐसा था कि एक बार, मैंने भारत में तो कहते हैं ना कि विवाह तो स्वर्ग में निश्चित होते हैं, हम नहीं इसमें कुछ कर सकते। आज क्या हुआ, भाई भाई का तो हम बदल नहीं सकते हैं, बहन बहन भाई बहन इसका तो नहीं बदल सकते हैं, माता पिता और संतानें ये तो जन्मजात होती हैं, इसमें बदल नहीं कर सकते। परंतु पति पत्नी ये भी जन्म 7 जन्मों तक एक ही रहते हैं, इस कथन का क्या हुआ?
इस कथन के प्रति प्रश्नार्थ निर्माण हुए हैं, व्यवस्थाएं बदल गई हैं, विवाह विच्छेद हो ही नहीं सकता, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। ये कहां से आया? ये कौटुंबिक संबंधों की बात हुई, परंतु कुटुंब की दृष्टि से और समुदाय की दृष्टि से विवाह शास्त्र अत्यंत प्रगत अवस्था में हमारे यहाँ जो था, उसका क्या हुआ? वो तो सब ऐसे विशृंखल हो गया है, और पति पत्नी का संबंध जन्मजात या प्रकृतिगत या सांस्कृतिक रूप में निष्ठा का विषय नहीं रहा, प्रतिबद्धता का विषय नहीं रहा। हो गया तो हो ही गया, ऐसा नहीं रहा। तो ये जो बात है निष्ठा की, प्रतिबद्धता की, संबंध की, वो इसलिए अभी अभी उल्लेख इसलिए हो रहा है कि व्यवसाय के प्रति भी इसी प्रकार की निष्ठा हमारी परंपरा में स्वीकृत की गई है कि मेरा व्यवसाय है, उसको मैं छोड़ नहीं सकता। और दूसरे किसी का व्यवसाय एकदम ना तो छीन सकता हूं, ना अपना सकता हूं, छीना नहीं जाता। तो ऐसी प्रशासन की और शासन की व्यवस्था रहेगी। में ग्राम के स्तर पर भी शासन प्रशासन है, ऐसी रहेगी कि कोई भी अपना व्यवसाय अचानक से नहीं बदल देगा, अपनी इच्छा से नहीं बदल देगा। व्यवस्था की दृष्टि से, आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से जरा विचार करके देखिए। आज एकदम तो हमें ये बात समझ में ही नहीं आएगी, परंतु व्यावसायिक निष्ठा के नाम पर हम काम चोरी नहीं करनी चाहिए, पूर्ण मन से काम करना चाहिए, हमको जिसने नौकरी पर रखा उसके प्रति हमारी कोई कर्तव्य होता है, ये समझना चाहिए। जितना पैसा मिलता है उसके बदले में पूरा काम करना चाहिए, इसको तो हम व्यवसाय निष्ठा कहते हैं। परंतु व्यवसाय नहीं बदलना चाहिए, जो व्यवसाय हम सीखे हैं उसी व्यवसाय को करना चाहिए, ये प्रतिबद्धता अभी नहीं रही है। तो हमारी समुदायगत व्यवस्था में अर्थ को लेकर, व्यवसाय को लेकर इस निष्ठा की भी अपेक्षा की गई है। कौशल तो है ही, मेरा काम मुझे अच्छी तरह से करना आना चाहिए, ये कौशल तो है ही, वो तो शिक्षा में होना ही चाहिए। उसके प्रति लगाव ये भी होना चाहिए, परंतु उसके प्रति निष्ठा ये भी होना चाहिए। तो इसको हम पुनः स्थापित कैसे कर सकते हैं, ये भी देखना। ये समुदायगत विकास का एक आयाम है कि व्यवसाय का कौशल, व्यवसाय की दृष्टि और व्यवसाय के प्रति निष्ठा, व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता, ये भी होना चाहिए। पिछले एक सत्र में हमने अनुपात भी देखा था कि किस प्रकार के व्यवसाय कितने संख्या में लोगों को करने चाहिए। ये राम विद्यापीठ के सत्र में अथवा इसी गुरुकुल के सत्र में हमने किया था कि उत्पादन, भौतिक पदार्थों का उत्पादन, ये व्यवसाय अर्थव्यवस्था का मुख्य आयाम है। तो अधिक से अधिक लोगों ने उत्पादन में जाना चाहिए, उससे कम अनुपात में लोगों ने व्यापार वाणिज्य में जाना चाहिए, उससे कम लोगों ने नौकरी करनी चाहिए, और उससे भी कम लोगों ने भिक्षावृत्ति से रहना चाहिए। तो वृत्ति माने अर्थार्जन के लिए किया गया व्यवसाय, ये कितने अनुपात में कितने लोगों ने करना चाहिए, इसकी भी एक व्यवस्था है। यह भी समुदायगत व्यवस्था है कि एक ग्राम में या एक नगर में अचानक 40% लोग नौकरी करने लगे तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ होने ही वाली है। या 30% लोग
भिक्षावृत्ति से रहने लगे, ये भी समाज की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल अस्थिर कर देना है। उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादन के लिए काम करने वाला और काम करवाने वाला, ऐसी व्यवस्था यदि हो गई और उत्पादन करने वाले को नौकरी करने पड़ने लगे और काम नहीं करता है, उत्पादन का कौशल नहीं है, ऐसा केवल इन्वेस्टमेंट के आधार पर, पैसे के आधार पर मालिक हो जाए व्यवसाय का, ये व्यवस्था तो अत्यंत गड़बड़ है, अत्यंत गड़बड़। जिसको कुछ आता जाता नहीं उस विषय का, वो तो मालिक है, वो तो मैनेजर है, वो उसकी व्यवस्था करने वाला है, वो उसका नियंत्रण और नियमन करने वाला है, जो आज हम कॉरपोरेट सेक्टर में देखते हैं। और जो वास्तव में उत्पादन का काम करने वाला है, वो तो मजदूर है, नौकर है। ये व्यवस्था तो अत्यंत गड़बड़ है। इसलिए इस प्रकार का अर्थशास्त्र गुरुकुलों में सिखाना चाहिए। आज अर्थशास्त्र में ये मुद्दा आज है ही नहीं, तो ये होना चाहिए कि अर्थोत्पादन की दृष्टि से प्रशासन क्या कहता है, शासन कैसा होगा, व्यवस्था कैसी होगी, विभाजन कैसे होगा, वर्गीकरण कैसे होगा, कौन कैसा व्यवसाय करेगा, उस व्यवसाय की शिक्षा प्रारंभ से ही कैसे मिलेगी और निष्ठा कैसे विकसित होगी, व्यावहारिक विचार भी कैसे होगा, ये तो इसमें होगा। उदाहरण के लिए, आपने जीवन के 25 वर्ष, समझो 5 वर्ष के आयु में शिक्षा प्राप्त की और 20 वर्ष पढ़ते पढ़ते आप इंजीनियर बन गए, आईआईटी में करके शिक्षा प्राप्त करके आप 27-30 वर्षों तक इंजीनियरिंग पढ़ते रहे, या फॉर दैट मैटर मेडिकल साइंस पढ़ते रहे, या आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ये सीखते रहे, और अचानक आपने डॉक्टरी छोड़कर प्लास्टिक के खिलौनों के उत्पादन का व्यवसाय, कारखाना शुरू कर दिया। उसमें आपने वो केमिकल इंजीनियरिंग नहीं की है, मेडिकल साइंस की बात कर रही हूँ। उसने प्लास्टिक के उत्पादन के लिए कारखाना शुरू कर दिया। किस आधार पर? पैसे की इन्वेस्टमेंट के आधार पर। उसमें कारीगर तो सारे मजदूर हैं, वो इंजीनियर नहीं है, वो कुछ भी सीखे नहीं है, कदाचित थोड़ा टेक्निकल ये सीखे होंगे, ये भी नहीं। अकाउंटेंट रख लिए, मैनेजर रख लिए, सीईओ रख लिए, तो मेडिकल साइंस की पढ़ाई करके जो 30 वर्ष गुजारे हैं, समाज का पैसा उसके पीछे जो खर्च हुआ है, समाज की डॉक्टरों की आवश्यकता की ओर ध्यान नहीं दिया हमने, और हमने तो डॉक्टर होकर भी प्लास्टिक का उत्पादन शुरू कर दिया है। तो ये अर्थव्यवस्था में व्यवस्था तो नहीं रही। शिक्षा, उसके पीछे लगने वाला खर्च, उसके पीछे लगने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरी तरफ ये प्लास्टिक का उद्योग, इसमें शिफ्ट हो जाना, ये तो व्यवस्था खराब हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? आज तो हाँ, मैं स्वतंत्र हूं, मेरे पैसे से मैंने शिक्षा प्राप्त की है, अब मुझे वो उस शिक्षा के अनुसार अर्थार्जन का व्यवसाय नहीं करना है, मुझे सेवा भी नहीं करनी है, रुग्णों की सेवा नहीं करनी है, मुझे उत्पादन के लिए कारखाना करना है, तो कोई कानून मुझे रोक नहीं सकता। स्वतंत्रता की चाह, स्वतंत्रता की रक्षा, उसमें बाधा कोई नहीं निर्माण कर सकता, ऐसा तर्क हम देते हैं। परंतु सामाजिक हित की दृष्टि से ये तो अनवस्था है। या फिर मैं इंजीनियर बना और मैं यूएस चला गया, तो ये तो समाज का आत्यंतिक द्रोह है। द्रोह न कहो तो आर्थिक अनवस्था तो है ही। तो अर्थव्यवस्था और संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रभक्ति, ये कोई एक दूसरे के विरुद्ध है क्या? राष्ट्रभक्ति क्या गणतंत्र दिवस पर और स्वाधीनता दिवस पर राष्ट्रभक्ति के गीतों की स्पर्धा तक सीमित है क्या?
तिरंगे झंडे तक सीमित है क्या, कि अर्थार्जन के व्यवसाय तक भी उसकी पहुंच है? ऐसे अर्थव्यवस्था, ऐसा अर्थशास्त्र, इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस चाहिए, उससे विपुलता में उत्पादन होना। ये सारी बातें अर्थकरी शिक्षा, अर्थ पुरुषार्थ की शिक्षा में होनी चाहिए, और उसके अनुसार कुटुंबों के समुदाय बनने चाहिए। अब इसके साथ वर्ण और जाति जुड़े हुए ही हैं, इसके साथ शिक्षा जुड़ी हुई है, इसके साथ कानून, न्याय और शासन प्रशासन, ये सब जुड़ा हुआ है, परंतु मूल में है अर्थ। दूसरा अर्थ, ये अर्थशास्त्र की बात हुई, अर्थकरी शिक्षा की बात हुई। दूसरी, समुदायगत विकास में कुटुंबों के परस्पर संबंध कैसे होंगे, उन संबंधों के आधार क्या होंगे, ये भी एक व्यवस्था का, समुदायगत शिक्षा का बड़ा आयाम है। इसका मैंने पहले ही कहा, विवाह शास्त्र, विवाह कुटुंबों को जोड़ता है, ये सूत्र तो पहला आएगा। हम आज कहते हैं विवाह स्त्री पुरुष को जोड़ता है, और वो भी टेक्निकली करार करके जोड़ता है। ये तो भारतीय दृष्टि नहीं है। विवाह व्यक्तियों को नहीं जोड़ता है, विवाह स्त्री पुरुषों को नहीं जोड़ता है, विवाह कुटुंबों को जोड़ता है। तो विवाह शास्त्र का पहला मुद्दा तो यही हुआ कि कुटुंबों को जोड़ना। फिर कौन से कुटुंब, कैसे कुटुंबों के साथ जुड़ते हैं, जुड़ सकते हैं, इसके भी बहुत सारे नियम बने। वर्णांतर नहीं करना, जात्यंतर नहीं करना, वर्ण और जाति जिसको उपवर्ण कहा जाता है, वो वर्ण और जाति तो एक ही होनी चाहिए। फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से कहो, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से कहो, तो सपिंड और सगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए। ये तो वंश परंपरा को स्वस्थ रखने के लिए भी, मैंने शारीरिक मानसिक दोनों कहा, स्वस्थ रखने के लिए भी, कौशल परंपरा भी सुस्थिर रहे, इस दृष्टि से भी सपिंड और सगोत्र विवाह नहीं होना, सवर्ण और सजाति विवाह होना, ये एक व्यवस्था बनाई गई कुटुंबों को एक साथ जोड़ने की। अब प्रांत, भाषा, आर्थिक स्थिति, ये तो सब दूसरे नंबर के मापदंड हैं, पहले नंबर के तो यही हैं। फिर विचार, व्यवहार, संस्कार, ये भी सारी बातें उसी के अंतर्गत आएगी। तो एक है विवाह शास्त्र, दूसरा है संप्रदाय। संप्रदाय के भी समूह बनते हैं, समुदाय बनते हैं। संप्रदाय के साथ आचार विचार जुड़े हैं, आचार तो खास। अब आज कहते हैं बिन सांप्रदायिक, हाँ ठीक है, बिन सांप्रदायिक किस बात में बिन सांप्रदायिक? शासन प्रशासन के क्षेत्र में, न्याय व्यवस्था और आदि के क्षेत्र में संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए, परंतु संप्रदाय मनुष्यों का संस्कार, मनुष्यों के आचार, कुटुंबों का आचार धर्म, इनको व्यवस्थित करने के लिए, इनको अनुशासित करने के लिए होना चाहिए, उपयोगी है, तभी तो संप्रदाय अस्तित्व में आए हैं। हर संप्रदाय के आचार्य होते हैं, वे आचार्य इसका नियमन करते हैं। आज हमने संप्रदाय के अनुसार हमारा आचार्य सब भुला दिया है, तो अनुशासन नहीं रहा, सांस्कृतिक अनुशासन नहीं रहा, संस्कारों का अनुशासन नहीं रहा। एक वर्ण को, एक व्यवसाय को जो आचार होते हैं, एक संप्रदाय को जो आचार होते हैं, वो दूसरे संप्रदाय के नहीं होते हैं। हाँ ठीक है। और फिर संप्रदायों में समान भाव, आदर का भाव, परस्पर स्वीकृति का भाव, परस्पर सहिष्णुता का भाव, परस्पर आदर का भाव, इसी को सर्वपंथ समादर कहा गया। उदारता, सहिष्णुता, स्वीकृति,
सहजीवन आदि सब ये समुदायगत शिक्षा में अत्यंत आवश्यक है। ये जब नहीं रहता तो सांप्रदायिक विद्वेष निर्माण होते हैं और उसी में से सांप्रदायिक हिंसा भी जन्म लेती है। इसलिए संप्रदाय के आधार पर वर्ग बनना, संप्रदाय के आधार पर कुटुंबों के संबंध बनना, कि संप्रदायों के आधार पर व्यवसाय के भी संबंध बनते हैं और किस प्रकार से जीवन को व्यवस्थित किया जाता है इसकी शिक्षा दी जाती है। संप्रदाय के आचारों की शिक्षा मूल रूप से घर में दी जाती है, परंतु उन संप्रदायों के आचारों का पालन तो समुदाय में होता है, घर के बाहर भी होता है। तो ये संप्रदाय के आधार पर उसके अनुसार जो सामाजिक उत्सव, मंदिर, तीर्थ स्थान ये सब होते हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें हर कुटुंब का, हर वर्ण का, हर व्यवसाय का योगदान क्या रहेगा, भूमिका क्या रहेगी, इसका भी विचार करना है। उदाहरण के लिए अकाल पड़ा है तो अकाल के समय अन्न की, धान्य की आवश्यकता सबको होगी। वो कैसे पूर्ण होगी वह तो किसान नहीं सोच सकता, क्योंकि फसल ही नहीं हुई है, अकाल पड़ा है। सामान्य स्थिति में सबके अनाज की, धान्य की आवश्यकता की पूर्ति करना ये कृषक का और अनाज के व्यापारी का काम है, ये सामाजिक दायित्व है। परंतु अकाल के समय में सबको धान्य, अन्न की आवश्यकता की प्राप्ति हो, पूर्ति हो, इसको देखने का काम महाजन का है और राज्य का है। पहले महाजन का, बाद में राज्य का है। और उस समय सार्वत्रिक रूप से धान्य वितरण करना, अब ये तो सामाजिक दायित्व है। ये किसका है? व्यापारी वर्ग का दायित्व है, अनाज के व्यापारियों का दायित्व है और राज्य के आपूर्ति विभाग का भी दायित्व बनता है। ये दायित्व तो सिखाना होगा, ये दायित्व सिखाना होगा। इसी में से महाजनों की व्यवस्था बनती है और हर जाति के, हर व्यावसायिकों के, हर वर्णों की पंचायतें होती हैं। ये उनकी प्रशासन की और शासन की व्यवस्था है। तो हर जाति की, हर वर्ण की, हर व्यवसाय की अपनी अपनी एक महाजनों की व्यवस्था, जो आपूर्ति तो करते ही हैं, साथ में न्याय भी करते हैं और नियम भी बनाते हैं और उनको कानून, उनके लिए नियम बनाते हैं और दंड की व्यवस्था भी करते हैं। ऐसा एक समुदाय सुग्रथित, इंटरनली सुग्रथित बनता है। वो अर्थकरी शिक्षा, संप्रदायों की शिक्षा, विवाह शास्त्र, जाति और वर्ण की व्यवस्था, शासन प्रशासन की आंतरिक व्यवस्था और इन सब के आधार पर बनती है। राज्य व्यवस्था का ये नीचे तक आना, ये हुआ राज्य व्यवस्था। मैंने कहा शासन प्रशासन की व्यवस्था नीचे तक आना, उत्पादन की व्यवस्था नीचे तक आना, आपूर्ति की व्यवस्था नीचे तक आना, शिक्षा की व्यवस्था का सामंजस्य इन सब के साथ बैठना, इसको समुदायगत विकास कहते हैं। और इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना ये बताया गया है। हम इसकी चर्चा एक सत्र में करेंगे, परंतु अभी क्या है, गुरुकुलों में अगर शिक्षा क्रम बिठाना है तो समुदायगत व्यवस्था का स्वरूप क्या है ये तो जानना ही पड़ेगा। तो गुरुकुलों में प्रगत अवस्था में, मैंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस विषय की जानकारी, इन सभी विषयों की जानकारी प्राप्त करना, उनका विश्लेषण करना, उसके सुस्थिति के लिए इसकी आंतरिक रचना कैसी हुई है ये जानना,
आज इसमें 300 400 500 वर्षों में कैसे 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 बदल होते गए हैं, इसका अध्ययन करना, उसके आधार पर आज जो व्यवस्था बनी है वो कितनी अव्यवस्था ही है, ये भी जानना। और आज के संदर्भ में आज इतनी अव्यवस्था का वातावरण है, उसको देखते हुए हम हमारी जो शाश्वत व्यवस्था है उसको कैसे पुनः लाना, इसके लिए अध्ययन, अनुसंधान, साहित्य निर्माण पहले होना चाहिए। गुरुकुलों में हमें ऐसे गुरुकुल चाहिए, और उसके बाद वो किशोर अवस्था, बाल अवस्था, शिशु अवस्था, कुटुंब में शिक्षा आदि तक ये पहुंचनी चाहिए। ऐसा एक शिक्षा का यूनिट बनाना, ये भी समुदायगत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, कुटुंबगत विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। ऐसे शिक्षा, विवाह, संबंध, व्यवसाय, शासन प्रशासन, सबकी आपूर्ति, नगर रचना, ग्राम रचना, इन सभी को समन्वित करके जो समाज शास्त्र बनता है, उसकी उसका अध्ययन, अनुसंधान और उसकी शिक्षा की व्यवस्था, ये समुदायगत शिक्षा के लिए आवश्यक ऐसे आयाम हैं। मुझे लगता है समय हो गया है, तो एक आपने इसमें जो बताया नगर रचना, ग्राम रचना, टाउन प्लानिंग, तो बहुत ही हमें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि उसके गांव के केंद्र में मंदिर होना चाहिए और ये तो इस पे और अध्ययन करना है, तो इसके बारे में कौन से वेद में या कौन से शास्त्र में है? एक तो ये जानना है, और दूसरा सगोत्र विवाह में आपने एक सपिंग शब्द का उपयोग किया। ये सपिंग क्या, ये दो थोड़ा सपिंड, ड पिंड। अच्छा, सपिंड, ओहो, ठीक है जी। ये अथर्व वेद का उपवेद है, जिसको शिल्प वेद अथवा अर्थशास्त्र ऐसा कहा जाता है। वो शिल्प वेद के ये सारे के सारे आयाम हैं। ऑल मेडिकल साइंस, ऑल इंजीनियरिंग, सभी व्यवसाय, सभी रचनाएं, इन सब का निरूपण शिल्प वेद में किया गया है। उसमें भवन रचना माने वास्तु शास्त्र भी है, नगर रचना शास्त्र भी है, ग्राम रचना शास्त्र भी है, यंत्रों का निर्माण भी है, इंजीनियरिंग भी है, सब कुछ उसमें है। और इतनी प्रगत अवस्था में है, उन्हीं में विमान बनाने की विद्या भी है, रथ बनाने की विद्या भी है, किले और राजमहल महालय बनाने की विद्या भी है, दुर्ग बनाने की, नगर का रक्षा के लिए जो कोट परकोटा बनाते हैं उसकी भी है, जहाज बनाने की भी है। सभी सभी प्रकार की जो मटेरियल जीवन के लिए, भौतिक जीवन के लिए जितनी भी आवश्यक बातें हैं, वो सारी की सारी शिल्प वेद में समाहित हैं। इसी से तो इतना संपन्न देश बनता है। जी। हमारे ज्ञान सागर में नगर रचना शास्त्र, ग्राम रचना शास्त्र, वास्तु विद्या, ये सारे ग्रंथ हैं। जी जी। इसमें विमान वाला जो आपने बताया वो तो समरांगण सूत्र में है, तो ये शिल्प शास्त्र वो उसी में है क्या? उसी में है। शिल्प वेद में अनेक शास्त्र है ना, भवन बनाने का अलग, विमान बनाने का अलग, रथ बनाने का अलग, ऐसे विभिन्न विभिन्न अनेक अनेक प्रकार के ग्रंथ। जी, मोहन जी। नमस्कार ताई। नमस्कार। समाजाभिसरण कैसा, ये सब आपने जो बताया वो व्यवस्था में समाजाभिसरण कैसा हो रहा है? मुझे इस शब्द को ही थोड़ा सा समझाइए।
एक समाज का व्यवहार दूसरे समाज के साथ। हाँ तो हाँ जैसे हाँ 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 बिल्कुल। इसके बाद का जो राष्ट्रगत विकास है ना, इस मुद्दे में भी आएगा। एक समाज का दूसरे समाज के साथ व्यवहार, तो एक व्यवसाय करने वाले कुटुंबों का या एक समुदाय का दूसरा व्यवसाय करने वाले समुदाय के साथ, एक जाति का दूसरी जाति के समुदाय के साथ, एक वर्ण का दूसरे वर्ण के समुदाय के साथ, यही यही है ना। या हाँ एक हाँ हाँ संप्रदाय का दूसरे संप्रदायों के संप्रदाय के साथ, साथ। हाँ, इन सब का मूल आधार माने इनसे भी ऊपर एक व्यवस्था है, वह धर्म व्यवस्था है। धर्म के अविरोधी ये सारे संबंध बनने चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा ना कि एक व्यवसाय करने वाले कुटुंब, अचानक से कोई एक कुटुंब दूसरे समुदाय का व्यवसाय करने लगे, नॉट अलाउड, वो मान्य ही नहीं है। उदाहरण के लिए हमारी जो ये व्यवसायगत जाति व्यवस्था थी, तो एक दर्जी को समझो ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो सुथारी काम करूंगा, तो वो सुथारी काम नहीं करने लगता। अरे क्यों तुमको सुथारी काम करना है? नहीं मुझे शौक है, मेरी रुचि है। हाँ ठीक है, रुचि है ना, आपकी रुचि का भी आदर है, आप करो वो सुथारी का काम, परंतु उसका पैसा तुमको नहीं मिलेगा। आपको तो शौक है इसलिए कर रहे हो ना, तो पैसा नहीं मिलेगा। एमेच्योर होता है कि नहीं, शौक का है, उसके पैसा नहीं, तो उसका पैसा तो उसको जाएगा। बीच में कभी ऐसा प्रचलन था ना, महिलाएं अपने वस्त्र अपने घर में सी लेती थी पैसा बचाने के लिए, नॉट अलाउड। आप अपने वस्त्र सी लो, उसका पैसा दर्जी को दे दो। व्यवसाय क्यों छीनते हो? तुम्हारा व्यवसाय करो। तो अर्थार्जन का व्यवसाय वो तो सुरक्षित है। तो एक व्यवसाय वाले दूसरे व्यवसाय के साथ ऐसा संबंध रखते थे। फिर आपको वास्तव में सुधारी काम व्यवसाय के रूप में अपनाना है तो क्या करना होगा? मैं छोटे गांवों की कैसी व्यवस्था थी इसकी बात कर रही हूँ। तो किसी सुतार के घर में जाकर रहेगा, 12 वर्ष तक वो व्यवसाय सीखेगा और फिर उसके लिए अर्थार्जन के लिए उस व्यवसाय की जाति में उसको दाखिल किया जाएगा, प्रवेश मिलेगा और उसको व्यवसाय की भी सुरक्षितता दी जाएगी। परंतु सुतार बनने के बाद दर्जी का व्यवसाय छोड़ना पड़ेगा। मैं सुतारी काम भी करूं और दर्जी काम भी करूं और जूता भी बनाऊं और वस्त्र भी बनाऊं और खेती भी करूं, ये तो नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। कोई एक आप चुन लो, स्वतंत्रता है तुम्हारी, तो तुम चुन लो और सीखो, प्रतिबद्धता दिखाओ, और बाद में मूल व्यवसाय छोड़ो, तब जाकर आप ब्राह्मण और वैश्य एक साथ नहीं बन सकते, दुकानदार और उत्पादक एक साथ नहीं बन सकते। प्लास्टिक का उत्पादन भी करो और कॉलेज में जाकर पढ़ाओ भी, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, कोई एक करना है। ऐसी व्यवस्था थी। तुम शैव हो इसलिए विष्णु का अनादर करोगे, ये नहीं हो सकता। उसको गाली दोगे, ये नहीं हो सकता। अगर दिया तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। किसके द्वारा दंड मिलेगा? पहले अपनी जाति के जो आचार्य, अपने संप्रदाय के आचार्य हैं, उनके द्वारा दंड मिलेगा, दूसरों का नहीं। तुम शैव हो और क्यों विष्णु की निंदा की, ऐसे तुम्हारे आचार्य पहले पूछेंगे और तुमको प्रायश्चित देंगे। ये तो मैंने भाई मेरा बेटा दूसरे किसी की बेटी की तरफ कुदृष्टि करेगा तो दूसरा उस बेटी का पिता तुमको दंड दे, उसके पहले तुम्हारा पिता तुम्हें दंड देगा। मेरा बेटा है और तुम ये करते हो, ये अच्छी सुसंस्कृत समाज व्यवस्था होती है। नहीं तो मेरा बेटा तो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, तुम्हारी बेटी को ही संभालो, ऐसा नहीं होता। ये असंस्कृत लोगों की भाषा है और व्यवहार है।
तो अभी चल रहा है तो असंस्कृत व्यवहार, असंस्कृत घोर भाषा। घोर असंस्कृत, बहुत नरम बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। घोर असंस्कृत। धन्यवाद। नहीं, जी 7 बजे जी हैं और अभी नीति ताई और आरती बहन के हैंड राइज है, तो बारी बारी से दोनों को सुन ले। सुन लेते हैं, जैसे आपकी आज्ञा। जी मेरा तो प्रतिभाव था कि ये हाँ। बहुत अच्छी व्यवस्था थी कि एक व्यक्ति एक व्यवसाय करेगा। अभी क्या हो रहा है कि ये वो व्यापारी है, वो स्कूल भी खोल रहा है, वो सड़कें भी बना रहा है, वो पेट्रोल भी बेच रहा है, वो गहने में भी आ गया है, क्योंकि फिर पैसा हाँ है तो वो केंद्रित हो रहा है व्यवसाय। हाँ हाँ। अब इसको चलने नहीं देने वाले गांव के प्रशासक होते थे, इसको नहीं चलने देना ये राज्य का भी कानून है। और इसी को तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था कहते थे कि व्यवसाय की सुरक्षा। अरे अर्थार्जन की सुरक्षा नहीं करेंगे तो सबसे पहले स्वतंत्रता छीनी जाती है, दूसरा संपन्नता छीनी जाती है, और तीसरी व्यवस्था ही नहीं रहती। कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये तो जिसकी लाठी उसका भैंस, और लाठी क्या है? पैसा। तो ये हम क्यों पैसा अभी ही सोच ऐसी रहे हैं? लाठी है। हाँ, तो ऐसा हम भी चलाते हैं। नहीं, हम भी अभी हम हाँ, ऐसा क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? क्योंकि क्योंकि सिखाया नहीं जाता। सबके मूल में अशिक्षा, कुशिक्षा है। हाँ, तुम स्वतंत्र हो, जो मर्जी करो। क्या क्या एक इंजीनियर केवल अपने पैसे से बनता है क्या कभी, या अपनी बुद्धि से बनता है क्या? कितने प्रोफेसरों ने पढ़ाया, कितने लोगों ने कर दिए, तभी तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ। तो एक छात्र फीस देकर ये नहीं कह सकता कि मेरे पैसे से मैं पढ़ रहा हूँ। तो सामाजिकता भी नहीं, और माने लॉजिकल थिंकिंग ही नहीं है कि कैसे पैसे की बर्बादी हो रही है, समाज के पैसे की बर्बादी हो रही है। वो कर देने वाले लोगों के पैसे से हम पढ़ाई कर रहे हैं, और उन लोगों के प्रति ही मेरी कोई कमिटमेंट ही नहीं है, ऐसा सिखाया नहीं जाता। सबसे मूल में जाकर कक्षाओं में जिन विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जा रही है, उसी से तो मानस ऐसा बनता है। सामाजिक सुधार के रूप में विवाह विच्छेद का कानून बना है। आप इसको ही ध्यान में रखिए कि कानून तो बाद में बना है विवाह विच्छेद का। वो किस आधार पर? अरे एक ही के साथ बंधे रहे क्या, और शोषण का शिकार होते रहे क्या? स्त्री मुक्ति का आंदोलन विवाह विच्छेद तक जाता है, और उसको कानून का रूप मिलता है स्वतंत्रता के नाम पर, सुधार के नाम पर, विकास के नाम पर। और हम एक पति पत्नी की प्रति, एक दूसरे के प्रति निष्ठा और 7 जन्मों के रिश्ते, इसको हंसी मजाक में उड़ाते हैं, मजाक उड़ाई जाती हैं फिल्मों में, कहानियों में, साहित्य में, नाटकों में, और फिर कक्ष में पढ़ाए जाने वाले समाज शास्त्र के पुस्तक में। और फिर कानून के में आ जाता है, नहीं नहीं, ऐसा क्या है कि पूरा जन्म भर एक ही पति और एक ही पत्नी रहेंगे। मुझे एक बहुत ही हंसने जैसा उदाहरण याद आता है। हमारे संघ के बहुत बड़े अधिकारी, उन्होंने 50 वर्ष की जयंती अपने विवाह की मनाई, तो उसमें कुछ अमेरिकन और यूरोपियन ऐसे भी लोग थे। तो एक ने कहा, आपकी ये एक ही पति और एक ही पत्नी, आप 50 वर्ष तक साथ में रहे हैं। और कमेंट क्या, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ईच अदर? एक दूसरे से ऊब नहीं जाते तुम? ये भी कारण पर्याप्त है विवाह विच्छेद का, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। बीच में हम ऐसे उपन्यास भी पढ़ते थे जहाँ संभ्रांत परिवार के नव धनिक जो लोग थे, वो किटी पार्टीज में और ऐसे आउटिंग में क्या खेलते थे? पत्नी बदल। मेरी पत्नी तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी पत्नी तीसरे के साथ, तीसरे की मेरे साथ रहेगी। ऐसा रुचि बदल, जैसे टेस्ट बदलते हैं, ऐसे पत्नियों को बदलना
यहाँ तक भी पहुंचता है जब हम मार्ग से भटक जाते हैं तब। जी जी ताई। जी आरती बहन 7-5 है, आप बात रख दीजिए। प्रणाम ताई। जी मेरा एक प्रश्न नहीं लेकिन एक विचार आया था कि जैसे हम मिट्टी के तवे बनाने वाले होते थे, वो गांव में ही होते थे और वो खुद हाथों से बनाते। आज का जो समय है वो हम देखते हैं कि मिट्टी के तवे भी फैक्ट्रियों में बन रहे हैं। हाँ जो कलाई करने वाले होते थे वो घर गलियों गलियों में घूम के कलाई भी करते थे। हाँ जो छुरी की धार करने वाले होते थे वो भी होते थे। अब अगर हम चाहेंगे कि कोई हमें कलाई करके दे तो वो कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं। हाँ नहीं मिलते हैं क्योंकि उनका व्यवसाय नहीं चलता है। घर घर में स्टील के बर्तन आ गए हैं, पीतल के नहीं है, तो उनका व्यवसाय तो बंद हो गया। इक्का दुक्का कोई पीतल के बर्तनों का प्रयोग कर रहा होगा, तो इसलिए व्यवसाय छीने गए, व्यवसाय बंद हो गए और वे बिल्कुल ही गरीब बन गए और बेरोजगार बन गए। तो ये तो आक्रमण है यंत्र संस्कृति का, ये आक्रमण है अमेरिकन अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का, ये आक्रमण है अर्थ केंद्रीय जीवन रचना का। कि जैसा मैंने कहा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं, जिसका पैसा उसकी भैंस, ये हो गया ना। तो पैसा है तो आप तो यंत्र से उत्पादन करो और कारीगरों को या तो मजदूर बनाओ या बेरोजगार बना दो। ये कितना बड़ा सामाजिक अनवस्था का चित्र है कि कोई व्यवस्था ही नहीं है। जिसकी जो मर्जी, जिसके हाथ में बल वो करेगा, जिसके राजकीय जो राजकीय प्रभाव है वो करेगा, जिसके पास पैसा है वो छीन लेगा, सबका छीन लेगा और फिर कहेगा अच्छा तुमको खाना है, आ जाओ मेरे यहाँ नौकरी करने के लिए, कहेगा। तो इसी को कुव्यवस्था कहते हैं ना, ये कोई व्यवस्था ही नहीं है। जी ताई, इसका एक ये लगता है जब तक कंज्यूमर्स नहीं चाहेंगे कि हमें इस तरीके से करवाना है या इस तरीके से करना है, बिल्कुल तब तक ये नहीं होगा। हाँ, तो फिर काम पुरुषार्थ की शिक्षा चाहिए ना। कंज्यूमर को अकल कब आएगी? कंज्यूमर को अकल है क्या? वो तो मेले में जाते हैं ना बच्चे, तो बलून देखते हैं तो बलून की जिद करके ले लेते हैं। थोड़ी दूर आगे जाकर प्लास्टिक का खरगोश दिखता है तो बलून फेंक दिया, खरगोश ले लिया। आगे जाकर और तीसरा कुछ ले लिया, वो बाजा बजता है वो ले लिया और वो फेंक दिया। कंज्यूमरिज्म की यही तो स्थिति है अभी। ठीक है। हमारे घर के अलमारियों में 500 साड़ियां क्यों चाहिए? नहीं चाहिए ताई। लेकिन है ना। पैसा किस लिए कमाते हैं? किस लिए पैसा कमाते हैं? तो काम पुरुषार्थ में कुछ भी बुद्धिपूर्वक कुछ सिखाया नहीं जाता। ये तो काम पुरुषार्थ लेंगे हम आगे कि अर्थ पुरुषार्थ की तो आज बात की हमने कि अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार से समाज की व्यवस्था बनती है, कुटुंबों के संबंधों के आधार पर कैसी बनती है, ये बात की। उसी प्रकार से समस्त समुदाय का काम पुरुषार्थ कैसे व्यवस्थित होगा, इसकी भी तो शिक्षा चाहिए। कहाँ है शिक्षा? कहाँ है आज? शिक्षा को जब आप कॉमोडिटी बना देते हैं, पदार्थ बना देते हैं, तो वो जीवन का विकास करने वाली शिक्षा नहीं रह जाती ना, नहीं रही है आज। इसीलिए तो ये गुरुकुल शुरू करो, ये बात आती है। गुरुकुल शुरू करो, लेकिन शुरू करने से पहले क्या करना है गुरुकुल में, इसका भी विचार करो। नहीं तो वही अंग्रेजी, कंप्यूटर, गणित, विज्ञान यही पढ़ाने वाले गुरुकुल शुरू कर देंगे। जी ताई, आज की जो परिस्थिति है, हम किसान सम्मेलन में हम गए थे तो उसमें भी जो परिस्थिति बताई गई है वो बहुत ही जटिल है।
हाँ, बहुत जटिल, बहुत विध्वंसक, बहुत ही उलझा देने वाली, कहीं से रास्ता ही नहीं किसी की बात का।